आप रविंद्र सिंह भाटी से बाद में बने थे। जस्ट रविंद्र सिंह भाटी आपसे सीनियर हैं अध्यक्ष के नाते। बिल्कुल। उम्र में आपसे बड़े हैं छोटे हैं? मेरा 28 रन कंप्लीट हो चुके हैं, 29 रनिंग है। मैं उस हिसाब से उम्र में बड़ा हूँ, तो लॉन्ग रन में बिल्कुल उनको चाहे कहीं पे भी किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना पड़े, जाना भी चाहिए और वो जाएंगे भी। आप में और गजेंद्र सिंह शेखावत में दो समानताएं हैं। एक तो आप दोनों ही जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, दूसरा दोनों ही फिलॉसफी के स्टूडेंट। पाड़ा खुला है, सबके लिए खुला मैदान है। अब कबड्डी में जो आना चाहिए, कबड्डी में कोई काको को है नहीं। आप तो कहते हो ना एबीवीपी सरकार के खिलाफ भी बछीड़ उपाड़ देती है। आपके चुनाव में वैभव गहलोत की भूमिका रही थी, सुना प्रचार प्रचार में पहले अपनी जैसे 100% रही थी, 100%। 2023 में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, क्या सोचते हैं आप, क्यों नहीं? कि छात्र संघ चुनाव एनएसयूआई का सुपड़ा साफ, एबीवीपी का झंडा बुलंद। यूनिवर्सिटी भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और अगर वहां डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि इलेक्शन नहीं है, तो कुछ गड़बड़ियां सेटिंगें भी होती होगी फिर तो। और एक्सेप्ट वीसी सर ने मेरे को बाद में जब वो निकले तो फोन करके कहा कि थैंक यू, आज तो हम लोग, चलो ये बात अच्छा आपने ये पॉइंट रखा, हमारे लिए अच्छी बात। लाल झंडे लाल सलाम का नारा देते हुए तो लाल वाला कलर फेड होते होते भगवा की तरफ मुड़ गया। इसमें भी फ्यूचर तो था, क्योंकि एसएफआई जिस विचारधारा को या जिस विचारधारा से जुड़ी हुई है उसके भी एक व्यक्ति सांसद बने हैं। आपकी राशि के ही हैं अमराराम, तो लाल लाल लहराएगा, ऐसा नहीं कि अरविंद दिल्ली जाएगा या। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक युवा शख्सियत हैं, जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह भाटी। भाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज फॉर्मल बात करेंगे छात्र संघ पे, छात्र पॉलिटिक्स पे, छात्रों पे और युवाओं पे। आपकी निजी जिंदगी के सवाल भी होंगे। तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या आपका कार्यकाल कितना आपके लिए अलग तरीके का रहा दूसरे अध्यक्षों के मुकाबले, या अपने कार्यकाल को लेके अपन शुरू से इससे बात शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो थिंक 360 इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल, वैसे मैं ये मानता हूं कि हर छात्र संघ अध्यक्ष चाहे किसी भी संगठन से बना हो, वो अपने तरीके से बेहतर काम करने का ही प्रयास करता है जी। और हर अध्यक्ष अपनी मेरिट पर काम करता है, जिसको लगता है कि वो किसमें अच्छा कर सकता है, वो उस फील्ड में अच्छा करता है। अब चाहे कोई आंदोलन करके छात्रों के लिए अच्छा करे, चाहे कोई मीटिंग, सीनेट, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग्स में बैठकर बच्चों के लिए ऐसे डिसीजन करवा रहा, तो दोनों में भला स्टूडेंट्स का ही हो रहा है, यूनिवर्सिटी का हो रहा है। मुझे एज फार एज जहां तक याद आता है, तो हमारी सबसे बड़ी मैं सक्सेस मानता हूं कि हम लोग जो नाक का सर्वे हुआ था उसमें लगभग 10 साल बाद B++ लेकर आए, और A भी हमें मिल जाता, उसके लिए हमने वापस उसको रीचेक के लिए भी हमने वापस अप्लाई किया है उस पूरी संस्था को। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि नाक का सर्वे जो है, वैसे वो नाक का सवाल नहीं होता, और नेशनल एक्रीडेशन, वो आपकी जो काउंसिल है, काउंसिल का, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, मुझे हिंदी वाला नाम याद रहता है सर। तो उसमें वो परिषद जो है सर्वे करती है और ग्रेडिंग देती है यूनिवर्सिटीज को भी और कॉलेजेस को भी, कि यहाँ पढ़ाई और एकेडमिक साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम और तमाम चीजें, स्किल डेवलपमेंट का लेवल क्या है इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो वहां आप ये कह रहे हैं कि हमने बेहतर परफॉर्म किया है। इसके अलावा जैसे यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट को लेकर जो नाक का सर्वे हुआ था जी, उसमें B++ ग्रेड में आए, और उससे हुआ ये कि पीएम उषा फंड से यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली जी। एक यूनिवर्सिटी को, हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को तकरीबन
प्रति माह 8 करोड़ रुपए चाहिए उसकी पूरी व्यवस्थाएं चलाने के लिए, पेंशन, कैंपस। 100 करोड़ रुपए साल के चाहिए आपको? तो 100 करोड़ रुपए हमें पीएम से मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता की बात थी। उसके अलावा मेरे टेन्योर में हमने राजस्थानी को भी कंपलसरी सब्जेक्ट में ऐड करवाया। जब बच्चा फॉर्म भरेगा तो उसमें अनिवार्य विषय में, ऐच्छिक विषय के रूप में आपको राजस्थानी विषय भी दिखेगा जी। हमने इसके ऑर्डर करवा लिए थे, पर किसी कारणवश राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय बना जिसमें एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, लागू हुई, काम कर रही है। हमने 1 साल बहुत अच्छे तरीके से निकाला है। और उसके अलावा आप कभी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जाएं, अभी मैं मानता हूं कि मैं तो आपको जाकर देखना चाहिए कि वहां पर न्यू कैंपस में रोड्स की क्या स्थिति है। केएन कॉलेज आप जाइए, आप ओल्ड कैंपस जाइए, और ओल्ड कैंपस जाओ तो आप लॉ फैकल्टी विशेष तौर पर जाएं। मैं इस पूरी यात्रा में मैं विशेष धन्यवाद देता हूं मेरी छात्र संघ सलाहकार रही, मैं बड़ी बहन कहूं, राजश्री मैडम जी। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। वो खुद बहुत डेडिकेटेड है काम को लेकर। और लॉ फैकल्टी में जो आसोपा जी जो डीन है, मैं खुद उसका विद्यार्थी रहा हूँ फैकल्टी का, और आप जाकर देखिए हर क्लासरूम में कैमरा, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वन कैंपस, वन एंट्रेंस, वन गेट, वो आपको हमारा मॉडल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अभी भी हम 80% तक उसको कंप्लीट कर पाए हैं, और भविष्य में हम उसको पूरा कर लेंगे। जी। तो आपने जैसे बताया कि रूट्स और तमाम चीजें आपकी अच्छी हो गई, जो इंटरनल जो भी हैं, और लॉ फैकल्टी कैंपस की आप बात कर रहे हैं, क्या पहले और अब के मुकाबले में एग्जैक्ट क्या बदला है, साधारण शब्दों में बताएं तो? वैसे एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको वापस हमने ठीक किया। जो चीजें टूटी फूटी थी, जो मरम्मत चाह रही थी, 40 साल से एक बिल्डिंग का एक प्रेमिसेस एक हिस्सा बंद था, उसको 40 साल बाद अभी 1 साल भर पहले खोला गया। जी। आसोपा जी जो हमारे डीन सर हैं, वो हम लोग बैठे और प्रयास किया, और पूरी साफ सफाई करके उसमें जितना भी कचरा मलबा था उसको हमने बाहर निकाला, और उसके अंदर हमने गैलरी बनाई, वहां पर लाइब्रेरी स्टैब्लिश की। तो आप कोशिश करते हैं, 2-3 नहीं तो उससे पहले भी खूब लोग आए, किया, जी। और परंतु किसी से शिकायत नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने तरीके से, जिनके दिमाग में, जिनकी सोच में, जिनकी समझ में जो काम बैठा उन्होंने किया। और अभी भी मैं मानता हूं कि मैंने कोई इतना विशेषतम शायद नहीं किया होगा, मेरी भी खूब कमियां रही होगी। जी। जी। आप जैसे बता रहे हैं कि आपने बदलाव किए, वहां पे जोधपुर में किस्सा चलता है कि अशोक उद्यान वहां बना, अशोक गहलोत जी ने बनाया, तो फिर कहा कि अपने नाम पे कैसे बना सकते हैं अशोक उद्यान, तो उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के नाम पे है। तो वहां एक प्रेमचंद का नाम लिखा हुआ था, कुछ कोट लिखा हुआ था, वहां हमने अरविंद का कोट लगा दिया। तो ये अपना वैसा ही कोई प्रयास नहीं है? आपका नाम भी अरविंद सिंह है। देखिए वो महर्षि अरविंद है, और जी। बहुत, बहुत बड़े भारत के फिलोसफर, ये दार्शनिक। जोधपुर वाला दर्शन ही आता है कि कुल मिला के नाम कैसे फंसा लो। मुंशी प्रेमचंद का जो कोट लिखा था बड़ा कंट्रोवर्शियल था, आपत्तिजनक था, जिसमें लिखा था कि सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता को सीधा सामने आने में शर्म आती, इसलिए वह राष्ट्रवाद का चोला उठकर आती है। अब ये यहाँ तो जिन्होंने पहले लिखा वो चीज प्रूवन नहीं थी कि आप बताओ मुंशी प्रेमचंद ने कहाँ लिखा है, या तो उस चीज का हवाला दो। जी। जब वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो मैंने सिंपल सा कहा कि इसको बदला जाना चाहिए, जी। और वहां पर महर्षि अरविंद का बड़ा अच्छा कोट लिखवाया गया है। जी। उस वो अरविंद अपने आप में बहुत मान थे। हाँ, जी। नाम जरूर एक हो सकता है। नहीं, और महान लोग रहे। अच्छा, खलील जिब्रान का भी एक आता है, वो भी बदला आपने? खलील जिब्रान का भी लिखा हुआ था ओल्ड कैंपस में, आप जहां एंट्रेंस होती है वहां पर लिखा था कि मेरे ख्याल से कि तुम जुल्म के खिलाफ आवाज कैसे उठाओगे, तुम्हारे मुंह में निवाला है। तो उसको हमने हटवाकर स्वामी विवेकानंद का वहां पर लिखवाया। और ऐसे पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको गीता के, उपनिषद के, वेद के राजस्थानी भाषा में लिखे हुए बोर्ड और स्लोगन पूरे जगह देखने को मिल जाएंगे। इसमें हमने कोई इंडिविजुअल किसी एक थॉट को नहीं लिया है, पर हाँ जो आपत्तिजनक थी और जो दिखने में कहीं ना कहीं मानव समाज के बीच हल्का सा रोष व्याप्त कर रही थी, ऐसी चीजों को हमने हटाया है। एसएफआई से आपने चुनाव लड़ा, लाल झंडे लाल सलाम का नारा देते हुए, तो लाल वाला कलर फेड होते होते भगवा की तरफ मुड़ गया। इसमें भी फ्यूचर तो था, क्योंकि एसएफआई जिस विचारधारा को, या जिस विचारधारा से जुड़ी हुई है, उसके भी एक व्यक्ति सांसद बने हैं, आपकी राशि के ही हैं अमरा राम। तो लाल लाल लहराएगा, ऐसा नहीं कि अरविंद दिल्ली जाएगा या ऐसा कुछ हो सकता था? आइडियोलॉजिकल, खैर बहुत लोगों ने इस पर जाना है करा, मैं तो, मेरी उम्र का शायद इतना अनुभव नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए मैं बहुत ऑनेस्टली कहता हूं कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, आपका अल्टीमेट गोल ये बन जाता है कि जीत।
आप हाँ। जीतने का ही उसमें जद्दोजहद करते हो। मेरी उसमें चुनाव की जैसी परिस्थिति बन रही थी, और उस परिस्थिति में ये स्थिति थी कि हालांकि संगठन उन्होंने भी अप्रोच किया मुझे, और ठीक है, उनका धन्यवाद है, मेरी कोई ऐसे आज सच उनसे कोई कंप्लेन नहीं है। पर जिस प्रकार का मेरा व्यवहार रहा, नेचर रहा, मैं आज भी कहता हूं कि मैं अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हूं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में जाकर आया, वहां दिल्ली में जब अधिवेशन था, और पिछले 1 साल से अधिक समय से एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम कर रहा हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो छात्र संगठन है जो 1949 से लगातार कार्यरत है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि सबसे पिछली पंक्ति में बैठा हुआ भी अगर कोई कार्यकर्ता है, तो भविष्य में वो सबसे बड़े मंच पर जा सकता है। जी। आप खुद इस चीज को एनालाइज करिए कि जितने दूसरे भी छात्र संगठन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें अगर किसी के पास पैसा है, पावर है, रसूख है, तो उसकी प्रोग्रेस है। आपने कभी देखा है कि बहुत साधारण आम कार्यकर्ताओं को इतनी प्रोग्रेस मिल गई हो? कोई एक दो उदाहरण गिना सकते हो, और यहाँ असंख्य उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों में जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना और एक व्यक्ति निर्माण का जो काम कर रहा है, राजनीतिक सपोर्ट भी, क्योंकि जैसे एनएसयूआई मैं नाम ले लेता हूँ, कांग्रेस का संगठन है, इसके अलावा एसएफआई जो है वो कम्युनिस्टों का है, एबीवीपी के लिए लोग कहते हैं कि भाजपा का संगठन है, लेकिन अगर मैं डेट्स देखूं तो भाजपा 1980 में आती है, एबीवीपी 1949 में आती है, जैसा आप बता रहे हैं। एबीवीपी किसका संगठन है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आप में विद्यार्थियों का तो अलग ही संगठन है जी। और उन्होंने ऐसे बहुत से अवसर है, आप इतिहास में जाकर देखिएगा, उन्होंने, आप अगर भाजपा का कहते हो, भाजपा की सरकार में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किए। आप पिछली गवर्नमेंट जब भाजपा रूल कर रही थी, इससे पिछली बार आप देखिए, उन्होंने प्रदर्शन किए, मिनिस्टर्स के खिलाफ प्रदर्शन किए। तो दरअसल जहां पर छात्रों की कोई व्यापक मांग अगर सरकार नहीं मान रही है, तो वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे जोर से, पूरी ताकत से खड़ा रहा है और छात्रों के लिए लड़ा है। और जबकि एनएसवाई की ये स्थिति है कि अगर उनकी खुद की गवर्नमेंट है, तो वो लोग प्रयास नहीं करेंगे, उनको लगता है अपनी गवर्नमेंट। मैं आपको आज कह रहा हूं, अभी तो गवर्नमेंट, चलो आप भाजपा का कह रहे हो 6 महीने हुए आए हुए को, और इन 4.5 साल में आप देखोगे एक ना एक दो विद्यार्थी परिषद अगर लगा कि सरकार कहीं ना कहीं छात्रों का दमन का काम कर रही, तो उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जी। तो पॉलिटिकली जैसे आप आरएसएस से आप जुड़े रहे, 2006-7 से आप संगठन के मैं आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा जी, और उसके बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ा, फिर एसएफआई से आप, वो देखो, मैं तो हमेशा, इसलिए आप जो कह रहे हो जीत, देखो, एकदा स्वयंसेवक सर्वदा स्वयंसेवक, जी, तो ठीक है, रहा हूँ स्वयंसेवक, अभी भी हूँ वहां, जी, वो अलग विषय है, वहां पर काम कर रहे हैं। और आदमी चाहे कहीं पर भी चला जाए, उसकी नींव को जिस जल से सींचा गया है, वो विचार उसके भीतर रहता है। ये आपके यहाँ पे एक पंगा हुआ था अभी कि एक कोई स्पोर्ट्स का कोई कार्यक्रम था, और फिर वहां अध्यक्ष पहुंचते हैं और जलवा दिखाते हैं और जगह बदल जाती है, क्या मामला था? जलवा जैसा तो ऐसे कुछ नहीं था, खबरें आई थी अखबारों में खूब। यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था कि एक स्पोर्ट्स बोर्ड अभी जो है वो ओल्ड कैंपस में है। जी। जो ट्रायल्स होते हैं जब खेलों के, वो दोनों जगह होते हैं, ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस में। जी। पर जो ग्राउंड ज्यादा डेवलप हो रखे हैं, वो ओल्ड कैंपस में हो रखे हैं। जी। विश्वविद्यालय ने अंदर ही साठगांठ से उस कार्यालय को कागजों में पहले तो किया न्यू कैंपस में, और वहां पर ऑफिस का इनॉग्रेशन भी कर दिया। जी। तो ऑफिस का इनॉग्रेशन जब हुआ और मुझे जानकारी मिली, वहां पर तो शिलान्यास हो गया, फीते वीते कट गए उनके, कब से ये नया कार्यालय है। तो मैं कोई सहज, हम लोग 2-3 भाई बंधु थे, जहाँ थे वहां पहुंचे कुलपति जी के पास। मैंने कहा, ये क्या तरीका है? आप तो मुझे जवाब दीजिए कि जब वहां पर ग्राउंड ही नहीं है, आपने ये ऑफिस क्यों? तो वहां शिलान्यास हुआ 3-4 घंटे में वापस रीऑर्डर हुआ, वो वापस यथावत ओल्ड कैंपस में ही शिफ्ट रहा स्पोर्ट्स बोर्ड, और अभी भी वही है। तो मेरे को कोई एज सच कंप्लेन नहीं, हमने तो यही कहा कि आप वहां पर स्पोर्ट्स ग्राउंड डेवलप करिए और उसके बाद वहां शिफ्ट करिए, कोई तकलीफ नहीं है, या उसकी एक शाखा खोल दीजिए। पर अभी जब है ही नहीं हालात, आप किन पॉलिटिकल प्रेशर के कारण आप ये काम कर रहे हैं, उसको लेकर हमने सवाल जवाब तलबी की, तो वो लोग वापस बैकआउट हो गए सीट से। कुछ ये विजुअल्स रील्स वगैरह आती हैं कि कई छात्र नेता टेबलें कूटते हैं। जोधपुर में आपके पूर्ववर्ती के माध्यम से परंपरा शुरू हुई, आप में आई ये स्टाइल टेबल वाली? नहीं, देखो, एक व्यापक आप सामाजिक दायरे में देखें तो हर प्रकार के लोगों की जरूरत है जी। जिन्होंने, आप कह रहे हो कि मेरे से पहले जिन्होंने, मैं तो कह रहा हूँ कोई कंप्लेन नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा काम ही किया और उनको वो प्लेटफॉर्म मिला, उसकी बदौलत आगे आज पहुंचे हैं, राजस्थान की विधानसभा में बैठे हैं।
तो मैं तो मानता हूँ कि शायद मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों की भी जरूरत है, उनके जैसे लोगों की भी जरूरत है, और किसी अन्य प्रकार के लोग हैं तो उनके जैसे लोगों की भी जरूरत है। जी। सामाजिक व्यवस्था सारे एक जैसे लोगों से नहीं चल सकती है, सब में भिन्नता होती है और सब अपने तरीके से काम करते अरविंद जी, आप लोग साथ पढ़ते थे, शायद एक क्लास में थे, रविंद्र सिंह भाटी और आप? हैं। हाँ, हम लोग एक ही क्लास में थे, चार लोग आप, हॉस्टल में रहते थे। 4 लोग एक साथ अध्यक्ष बने थे, मतलब एक एक करके, शायद मुझे याद है, एक पवन ही सिंह में खारा, कुणाल सिंह भाटी, रविंद्र सिंह भाटी और अरविंद सिंह भाटी। बिल्कुल। तो आप रविंद्र सिंह भाटी से बाद में बने थे, जस्ट रविंद्र सिंह भाटी आपसे सीनियर हैं अध्यक्ष के नाते। बिल्कुल। उम्र में आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? अ, उम्र में जो उनकी डॉक्यूमेंट लीगली लिखी है उसी को कंसिडर किया जाना चाहिए। जी। लीगली डॉक्यूमेंट में जो कंसिडर है, मैं उस हिसाब से उम्र में बड़ा हूँ, और हम लोग जैसे साथ रहे हैं हॉस्टल में 10 साल जी। रहे। खूब अच्छा वो समय रहा कि नादानियों से होते हुए एक समझदारी, एक मेच्योरिटी तक का सफर बड़ा शानदार रहा, चल रहा है आगे। मेरे ख्याल से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है उम्र में। मुझे जब पहले का जहां तक याद आता है कि उम्र में मुझसे कुछ महीने उम्र में जरूर छोटे हैं, और एज सच एज वो जो 26 साल कहते हैं, तो 26 से 27 हो सकते हैं, कोई इतने बड़े नहीं है कि जितने उन पर जी। जी। एलिगेशन नहीं, लगते मैं हैं। ये आपकी उम्र जानना चाह रहा था। आप अगर लड़की होती है तो नहीं पूछता, लेकिन आपकी मेरा 28 रन कंप्लीट हो चुके हैं, 29 रनिंग है, तो वो भी 27-28 तक करीबन 27-28 के उसमें हैं। ज्यादा जी, कुछ। बड़ा बड़ा कंट्रोवर्सी का इश्यू बनता है। रविंद्र सिंह भाटी के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे पॉलिटिकल चीजों पे हम लोग गौर करते हैं, तो एक दौर आया जब भारत में 96, 98, 99, 2004, 2009, ये जब राजनीति देख रहे थे तो लोग कहते थे कि अब भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, इतने ज्यादा दल हो गए। और अभी का जो दौर आया बाद में 2000 के बाद का, उसके बाद जब ये है कि अब जो पॉलिटिक्स में अगर आप किसी दल के साथ हैं तो ही सक्सेस हो सकेंगे। खास करके मारवाड़ का जो इलाका है आपका, जो जैसलमेर वाला इलाका है, वहां तो यह था कि निर्दलीय बाड़मेर वाले इलाके में। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी उस मिथक को तोड़ते हैं। वही मिथक मिथक बाड़मेर में चूंकि प्रियंका चौधरी ने तोड़ा, लेकिन प्रियंका चौधरी के पीछे एक लेगेसी थी, कास्ट का अपना एक वोट बैंक था बड़ा। तो रविंद्र सिंह भाटी यहां तो एक प्रतिमान स्थापित ही करते हैं, आपके साथ ही रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचारते हैं कि संगठन के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है, या चूंकि आप कह रहे हैं जीत इंपॉर्टेंट चीज है तो अपने दम पे भी बचीड़ दिया जाना चाहिए? हाँ, मतलब अगर आप फंस चुके हो, मझधार में हो, तब आदमी हाथ पांव मारेगा कि मैं सागर को पार करके किनारे पे चला जाऊं। जी। ये पूर्ण रूप से उनकी खुद की समझ का और उनके आपसी जो साथ में जिनकी एडवाइस को वो बहुत मानते हैं, उन लोगों के साथ ही डिसीजन हुआ होगा, उन्होंने लिया। हालांकि चुनाव लड़े, परिणाम पक्ष में रहा, ये बहुत बड़ी बात है। और आप विधायक जीते, उसके बाद जो भी है कमी पेश आई, अलग बात है। आप आगे, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, आप राजस्थान के सबसे बड़े हाउस में पहुंच गए। परंतु हाँ, अल्टीमेट चीज ये है कि आपको लॉन्ग रन के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए। देखो, सबसे बड़ी जो चीज है लास्ट तक काम करती है पॉलिटिक्स में, वो आपकी आइडियोलॉजी करती है। जी। मैं नहीं वो जानता तो कि कमेंट करते नहीं आजकल आइडियोलॉजी पे। लोग इसको किस प्रकार से लेते हैं, पर आपकी विचारधारा बहुत मायने रखती है कि आप किस आइडियोलॉजी के साथ आपकी पॉलिटिक्स को चला रहे हो आगे। जी। तो लॉन्ग रन में बिल्कुल उनको चाहे कहीं पे भी किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना पड़े, जाना भी चाहिए, और वो जाएंगे भी, ऐसा भी लगता है। जी। आपकी बात तो होती ही होगी। हाँ, बिल्कुल होती है। हम पॉलिटिकली नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये देखते हैं कि संवाद में क्या है कि मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के वीर हैं। मैं अक्सर एक चीज कहता हूँ जी। कि उनको भगवान ने उनकी म्यान में 2 अंगूठे दिए हैं, और पराक्रम कौशल दिखाने के लिए मोबाइल की 6.5 इंच की स्क्रीन दी है। तो यहाँ पर वो अद्भुत पराक्रम कौशल दिखाते हैं, और इससे उनको मिलता है आनंद। जी। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि किसी के लिए हम क्या लिख रहे हैं, मतलब बगैर कोई जाने पहचाने, कुछ पता नहीं है, कोई रिसर्च नहीं। अभी जोधपुर का किस्सा देखिए, जैसे बुजुर्ग। अभी वो किस्सा देखिए, अभी बाबा जी वाला। जी। तो मतलब कहाँ जा रही है मानवता? लोग किसी के मजे ले रहे हैं, तो हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बन जी। जी, करके। बिल्कुल। हम आगे वाले की मनोस्थिति नहीं समझ रहे हैं। तो वही बात है कि राजनीतिक रूप से भाई, मेरे रविंद्र सिंह के रास्ते अलग है। मैं मेरे संगठन के साथ निष्ठा से काम कर रहा हूँ, जी। और रविंद्र सिंह अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पर संबंध तो है ही है, हम लोग साथ पढ़े हैं, हमारा किशोरावस्था से लेकर अब तक का सफर साथ बीता है।
तो ऐसे तो कोई नाराजगी हो नहीं सकती। बहुत से लोग हैं बड़ी व्यापक राजनीति में आगे, और प्रभु करे वो और खूब तरक्की करे, आगे बढ़े। जी जी। क्या आपने इलेक्शन देखा इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ चुनाव प्रचार में आप देखेंगे? उससे पहले भी विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि आप चुनाव में खासा सक्रिय थे। छात्र राजनीति से मेन स्ट्रीम राजनीति की ओर जाने का मानस कितना टाइम मानते हैं, क्योंकि आपसे छोटे हैं फिर भी विधायक बन गए, आपको लगता नहीं कि देखो, अपने को भी? वो तो है। खैर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपके वो, अगर साथ का साथी कोई आगे बढ़ता है तो आपके भीतर भी वो चीज लाता है कि मुझे भी ये करना चाहिए। प्रेरणा मिलती है, ज्वेलसी होती है। ऑफ कोर्स की बात है कि प्रेरणा ही मिलेगी। जी। कि जो व्यक्ति, जिसने, मैंने तो उनको उस स्थिति से देखा है जहां उनको राजनीति से कोई रह से भी लेना देना नहीं था, उसका एक शब्द का एक छोटा सा अंश है उससे भी लेना देना नहीं था, और ठीक 3-4 साल में इतना ट्रांसफॉर्मेशन होते होते वो आदमी राजनीति की धारा में होते हुए हाउस तक पहुंच जाते हैं। और बहुत बड़ी बात है, और संपूर्ण राजस्थान और इवन परफॉर्म करते हैं, भारत में तक एक नाम कमाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो निसंदेह वो प्रेरणा के पात्र हैं, ये बिल्कुल उसमें सही। कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर कोई जलन कर रहा है तो वो उनका निजी विषय हो सकता है। जी नहीं, एक कास्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि छात्र नेता, फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज के भी हम देखे हैं, कभी उनसे भी बात करेंगे तो जाति वाले इशू पे आ जाते हैं। रविंद्र सिंह के साथ वो चीज लगी नहीं कि भाई एक कास्ट पे ही निर्भर, क्यों निर्भर रहेंगे तो आप जीत भी नहीं सकते, वहां ये स्थिति है। तो इसको क्या देखते हैं कि आप जब स्टूडेंट पॉलिटिशियन के नाते वहां होते हैं तो सभी जाति वर्ग वहां नहीं होता, वहां विचारधारा काम करती है और कि कौन हमारे लिए लड़ सकता है वो की जाए, लेकिन मेन चुनाव में आते आते क्यों बदल जाती चीजें? आपका वैसे बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको लेकर एक हमारे खास तौर से जो इस जनरेशन को सोचना पड़ेगा कि वो नेता से एक्सपेक्ट क्या करती है कि वो हमारे सोशल जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इतना ही इन्वॉल्व। आपने उसको पॉलिटिशियन बनाया है जी। भाई, समाज में एक सामाजिक संगठन काम करते हैं और राजनीतिक संगठन अपने आप में बहुत अलग हो गए। तो जो राजनीतिक संगठन में काम कर रहा है, आप उसको जबरन एक सामाजिक दायरे का ठप्पा लगाकर उसमें मत घसीटो, उसको वहां काम करने दो, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का आदमी। ठीक है, जहां कभी सामाजिक रूप से आवश्यकता हो आपको, वो आपके लिए वहां खड़ा मिलेगा आपको। अब सामाजिक जो संगठनों में काम करते हैं वो सामाजिक रूप से कामकाज देखेंगे, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, वो पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं करें तो ठीक है। ये जब तक चीजें अब हम लोग डिवाइड करके और इनके चीजें तय नहीं करेंगे सामाजिक रूप से, तब तक ये जो क्लेश है ये फैलता रहेगा। रविंद्र सिंह के बाद भी आपने जो बात कही बड़ी ठीक है, अच्छी, कि उनके साथ इतने लोगों का सपोर्ट मिला, इसीलिए वो लोकसभा चुनाव में भी 5,80,85,000 के करीब मत लेकर आए और विधानसभा चुनाव जीते। तो वही बात है कि अगर जो उनके समर्थक हैं, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो कम से कम उनको उनसे ये समझ रखनी चाहिए कि एक नेता है वो सर्वमान्य नेता होना चाहिए, उस पर आप किसी का टैग या वो ठप्पा मत लगवाइए। जी। छात्र राजनीति वाला एक सवाल मेरा रह गया था कि छात्र राजनीति में मुकदमे बहुत होते हैं, आप पे कोई केस मुकदमा? मेरे पे कोई मुकदमा, या आप बचते रहे या मतलब? सवाल ही नहीं बचना। देखो, मैं ये सोचता हूं कि मैं आज तक कुलपति के कार्यालय में या रजिस्ट्रार के कार्यालय में जिस मांग को लेकर गया बैठा, उस पर हम कोई कंक्लूजन निकाल के डिसीजन लेकर ही बाहर निकलते। देखो, मेरा तरीका पता है। मैं वहां जाता हूँ, वीसी साहब ने मना किया, मैं 5-6 घंटे वहां बैठा रहूंगा। 5-6 घंटे लूंगा नहीं, होगी साहब को करना पड़ेगा, वीसी साहब थोड़ी देर समझाएंगे, करेंगे, नहीं लूंगा। मैं अकेला हूं, पर्याप्त हूं। मुझे 25,000 छात्रों ने अपना प्रतिनिधित्व चुन लिया है, मैं उनको क्यों परेशान करूं बार बार। जी। मैं अपने तरीके से प्रयास करूंगा और सारे ऑर्डर लेकर निकला हूं, जो जो काम करवाने थे, जो चीजें थी। पुलिस वालों को लगा होगा यार कि ये तो आया ही नहीं बंदा पकड़ में, ऐसा नहीं लगता नहीं आपको? तो पुलिस वालों का अलग तरीका, देखो उनका कोई कईयों ने धन्यवाद भी दिया, अच्छा बात, हम परेशान नहीं हुए। तो वो चीज है, पर मुझे लगता था कि मैं जिस तरीके से काम कर सकता था, मैंने उस तरीके को ही फॉलो किया। मैंने मेरा रास्ता बदलने का प्रयास नहीं किया, तो उसी तरीके से सफलता मिली। 2023 में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, क्या सोचते हैं आप, क्यों नहीं हुए? या 2023 में नहीं हुए। आप देखेंगे कि 2023 में चुनाव नहीं हुए, 2022 में जब चुनाव हुए उसके अगले दिन परिणाम आए, और उसके अगले दिन जब अखबार आए और उसमें हेडलाइन क्या थी कि छात्र संघ चुनाव, एनएसयूआई का सूपड़ा साफ, एबीवीपी का झंडा बुलंद। तो उस तत्कालीन सरकार को ये लगा कि पिछली बार हम एक भी यूनिवर्सिटी नहीं जीत पाए, एक जगह भी हमारा खाता नहीं खुला,
इस बार चूंकि इलेक्शन ईयर है और अगर हमारा खाता नहीं खुला तो फिर कहीं ना कहीं पब्लिक में एक मैसेज चला जाएगा कि भैया इनके खिलाफ रोष व्याप्त एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। उसके लिए उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किए जी। और उसके ठीक बाद जब चुनाव हुए नहीं, और यही मैं तो मानता हूँ कि सबसे बड़ा कारण रहा कि इसी कारण नहीं हुए। बाकी छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम कभी बाहर जब दिल्ली वगैरह जाते हैं छात्र संघ चुनाव में, पिछली बार विद्यार्थी परिषद के लिए गया था, तो वहां पर भी चुनाव होते हैं और जब दूसरे प्रदेश के लड़के आते हैं तो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं कि भैया हमारे यहाँ चुनाव नहीं होते हैं, आपके हाँ, वहां चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जी। कम से कम सरकार को प्रयास करना चाहिए, उसके साथ एक कोशिश सरकार थोड़ी सी सख्ताई से करे कि लिखित सिफारिशों की कितनी पालना हो सकती है उसको लेकर काम करे। सर, ये एक चीज है कि ऑटोनोमस बॉडी जो भी है भारतीय संविधान में, जैसे ग्राम पंचायत एक ऑटोनोमस बॉडी है, चुनाव नहीं होता तो ग्राम पंचायत नहीं चलती, सचिव नहीं चला सकता, नगर परिषद, जिला पंचायतें, पंचायत समितियां, और यही डीएलबी में देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। और अगर वहां डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि इलेक्शन नहीं है, तो कुछ गड़बड़ियां, सेटिंगें भी होती होगी फिर तो। नहीं है, बिल्कुल चुनाव होने चाहिए। देखो जैसे मैंने वो उदाहरण दिया आप बता रहे हैं 100 करोड़ का साल का बजट है उसका, आपकी यूनिवर्सिटी का, तो कमाई भी होगी। हाँ नहीं तो भाई कमा तो स्टूडेंट से फीस ले रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, जी। तो ये सब तरीका। जैसे मेरा, मुझे आज भी किस्सा याद है कि जब हमारे वो जो नाक मैं कह रहा था कि उसका जब एक मीटिंग बैठी थी सर्वे में, तो मैं उसमें बैठा था। तो अच्छा, सारे रिसर्च के स्टूडेंट्स वगैरह सब बैठे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की लोग कमियां बता रहे थे, सब कुछ कर रहे थे ये वो। तो मैं मेरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहां पर, मैं मेरी यूनिवर्सिटी को दूसरे लोगों के सामने मुझे अच्छा ही प्रेजेंट करना चाहिए, जी जी, स्वाभाविक है, वो बिल्कुल। आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने एक चीज कही, मैंने कहा मेरे जितने भी विद्यार्थियों ने बहुत जो ओपिनियन दिए, हमारी कमियां हैं अगर ये कहते हैं, मैं मानता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आप पिछले 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ी आप वो देख ही लो, और यहाँ पर फीस कितनी बढ़ी, बहुत मिनिमम फीस बढ़ी है। चूंकि एनईपी लागू हुई तो इसके फीस स्ट्रक्चर अलग तरीके से प्लान होकर इस बार इंप्लीमेंट हुआ है। उससे पहले बहुत मतलब बहुत न्यून दर पर हमने फीसें बढ़ाई। मैंने कहा साहब, मारवाड़ जो है आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से बहुत पिछड़ा इलाका रहा है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, तो लोगों के लिए सुविधाओं से पहले की चीज है शिक्षा। जी बिल्कुल। अब शिक्षा आपको मिल रही है तो उसके साथ आवश्यक है कि कुछ सुविधाएं भी होनी चाहिए, तो उसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। परंतु सिर्फ सुविधाओं पर फोकस्ड होकर अगर हम शिक्षा की गुणवत्ता गिरा दें तो वो संभव नहीं। हमारे दोनों ओर प्रयास चल रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने इस चीज को बड़ा अच्छे से माना और पिछले कई सालों की जो फीस चेंजेस के ऑर्डर्स मंगवाए और कहा और सबके बीच बात रखी, तो वो एक बहुत स्ट्रांग रीजन बना हमारे कि उतनी कंप्लेंट्स के ऊपर एक जो बात थी मैंने रखी और एक्सेप्ट हुई। वीसी सर ने मेरे को बाद में जब वो निकले तो फोन करके कहा कि थैंक यू, आज तो हम लोग, चलो ये बात अच्छा आपने ये पॉइंट रखा और हमारे लिए अच्छी बात हो गई। जी बिल्कुल। तो अपन वापस आते हैं आपके संगठन पे, एबीवीपी पे। कितना सपोर्ट करता है संगठन आपको, देखिए, अध्यक्षों को, या पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए निजी तौर पे? पॉलिटिक्स में आप मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, जी। तो उन्होंने खुद ने बनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले पूछा लीडरशिप कहाँ से डेवलप करनी। बहुत खुले अक्षरों में कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे नेता बनाया। मैं पिछली सरकार की विधानसभा के जो स्पीकर रहे हैं उनसे, सीपी जोशी जी से मिला, उन्होंने कहा कि मैं एबीपी का कार्यकर्ता था। तो सपोर्ट मुझे कितना करता, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और मेरे जितने दायित्व हैं, मेरे जितने क्राइटेरिया हैं एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में होने चाहिए, मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ। मैंने कभी ये अपेक्षा नहीं रखी कि मैं संगठन के किसी दायित्ववान पदाधिकारी से ऊपर या श्रेष्ठ खुद को रखूं मानो। जो संगठन की व्यवस्था है उसमें पूरा घुला मिला हूं, उसको समझा है, और अगर कोई मन में शंका रही है तो आराम से उनके साथ बैठ करके चर्चाएं की है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने मुझे हृदय से लगाया है और मैं बिल्कुल उनके साथ निष्ठा से काम कर रहा हूँ। आप में और गजेंद्र सिंह शेखावत में दो समानताएं हैं। एक तो आप दोनों ही जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, दूसरा दोनों ही फिलॉसफी के स्टूडेंट। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या सेंट्रल लेजिस्लेशन पसंद है या स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब विधानसभा या लोकसभा? तो ये है कि
जो होई सो राम रचि राखा, आप आ, मतलब राम ने रचा होगा जाहे वो जो विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। ठीक है। अब ये है कि अगर इस रास्ते पे चलना है जी। तो आदमी प्रोग्रेसिव सोचता है। अगर स्टेट है तो फिर सेंटर का सोचेगा, सेंटर है तो फिर उसमें और आगे का या कोई सोचेगा। और आप सोच सकते हैं? मैं इन जनरल, मुझे कोई कंप्लेन है, मैं से अगर पंचायती राज व्यवस्था है तो उसमें भी सोच सकता हूँ। आदमी को अगर परफॉर्म करना आता है, वो किसी व्यवस्था में है, टेस्ट खेलो, 2020 खेलो। जिसको जो आता है आप करो। अगर मैं मान लो किसी व्यवस्था में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हूँ, चाहे पंचायती राज में हूँ, चाहे डेमोक्रेटिक इसमें विधानसभा की या संसदीय व्यवस्था में हूँ, कहीं पर भी, जी। तो इसमें भी आपको जहां मौका मिले वहां अच्छा परफॉर्म करो। ये जरूरी नहीं कि आपको, ये आपने तय कर लिया है कि भाई आप जैसे वो एग्जांपल दे रहे थे कि भाई मेरा डेब्यू अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने होगा तो ही खेलूंगा, मैं तो जिम्बाब्वे के सामने नहीं हाँ खेलूंगा। हाँ। ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ग्रोथ कैसे भी कर सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसे भी हो सकती हो, आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपके चुनाव में वैभव गहलोत की भूमिका रही थी, सुना प्रचार प्रचार में पहले हाँ, अपने जैसे। 100% रही थी, 100%। तो उसके बाद वो इस बार चुनाव हार गए, तो कैसा लगा आपको एक युवा नेता होते प्रदेश में? देखो, वैभव जी से मेरा कोई इतना खास वास्ता नहीं रहा, पर मेरे चुनाव से पहले जरूर उनसे एक दो बार जब मिलना करना हुआ, तो मेरे ख्याल से मुझे वो एक पॉलिटिशियन को जैसा होना चाहिए वैसे वो लगे नहीं। आदमी कोई जाए तो 6 फुट दूर खड़ा रहो, पता नहीं। सीधे सरल आदमी या? कोरोना मैंने कहा खत्म हुए बहुत समय हो गया, और ऐसे लोगों जी। से दूर खड़े रहना शुरू कर दिया तो जनता कभी दूर कर दी, और वही हो रहा है उनके साथ पिछले 2 चुनाव से। आप जोधपुर लोकसभा से चुनाव लड़े, उनको ईमानदारी से पूछेगा कि आप चुनाव हारने के बाद कभी एक दिन भी क्षेत्र में आप एक गांव ढाणी तक पहुंचे हो क्या वापस? आप कोई जिला स्तर पर कार्यक्रम में जोधपुर आगे, आसपास के किसी बड़े कस्बे में आगे, उसके अलावा आप कहीं नहीं पहुंचे हो। आपका पब्लिक कनेक्शन नहीं, जीरो है। जालोर तो वो जा रहे हैं, मतलब एक दो बार चले गए उसके बाद, चुनाव के हाँ, बाद। तो जब जागो तभी सवेरा, आखिर जी। करना तो उनको पता है, यही करना है। जी। तो पर बिजनेसमैन मैं हूँ, उसके अलावा मेरे को पॉलिटिक्स ही करनी है, तो पॉलिटिक्स जब करनी है तो जी। क्यों ना ढंग से तरीके से करो। तो भाई जो काम करना है उसकी चाशनी में फिर डूब कर ही करो। जी बिल्कुल। तो वही कर रहे हैं, शायद अच्छी बात है, समय के साथ सीखें तो अच्छी बात तो जैसे वैभव गहलोत ने जालोर चुना है, जोधपुर के जय जन में है, आपका गांव जैसलमेर में और स्टूडेंट पॉलिटिक्स जोधपुर में, तो दोनों जिलों में से राजनीति के लिए बेहतर जिला कौन सा लगता है आपको? है। राजनीति के लिए बेहतर, मैं तो हमेशा प्रयास करूंगा कि मेरे मतलब जहां से मैं आता हूँ, भाई देखो कर्म भूमि मेरी जोधपुर रही है, जी। और मेरी जन्मभूमि, मेरा क्षेत्र, मेरा गांव अवाय कॉन्स्टिट्यूंसी पोखरण लगती है, लोकसभा क्षेत्र जोधपुर लगता है। पर प्रयास ये करूंगा कि ज्यादातर अपनों के बीच मेरे से मेरे अपने लाभान्वित हो सके, तो हमेशा रूट्स की और प्रायोरिटी वो रहेगी। परंतु उसके अलावा भी अगर मौका मिलेगा तो जोधपुर का दिल में अपनी एक अलग जगह है, और मेरे गांव की, मेरे क्षेत्र की अपनी एक अलग जगह है। भाई गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कंपैरिजन समानता कर ही बना। नहीं सकते। गजेंद्र सिंह जी यहाँ सीकर के रहने वाले हैं, जोधपुर में हैं, तो अगर जनता कहाँ चुनती? गजेंद्र सिंह का जन्म जैसलमेर में हुआ, जी। उनकी कर्म भूमि पूरी जोधपुर रही है। पढ़ाई चित्तौड़गढ़ हुई गई। तो जी। वो नहीं, पर पढ़ाई तो चलो वो केवी में थे शायद, वहां उसके हाँ। बाद जब आए जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ी जी जी करी, जी। तो उनकी भी जन्मभूमि कर्म भूमि रही इसके इर्द गिर्द, और वहीं पर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी जी। आ, एक ये सवाल था कि जोधपुर में पॉलिटिशियंस जितने आपके जो छात्र संघ अध्यक्ष है, तीन तो आप जैसलमेर बाड़मेर के हो गए, हम्म। आगे आने वाले भी बता रहे हैं कि इधर उससे उधर पहले के। भी रहे हैं, जैसलमेर बाड़मेर के हैं अभी, जैसे ठीक है। 2010 और तक। अभी मैं जैसे नेताओं से कईयों से मिल रहा हूँ या बात होती है, तो उसमें परिसीमन से बहुत उम्मीदें हैं, लोगों को लग रहा है कि लोकसभा की विधानसभा की सीटें बहुत बढ़ने वाली है। आपको क्या लगता है कि भाई कुछ? इस उम्मीद पर तो उस श्रेणी में हम लोगों को भी खड़ा कर दीजिए आप। जी जी जी। अल्टीमेट आप इस रास्ते में आ गए हो तो आप चाहते हो कि आप भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हाँ, किसी के का कटवाने की बजाय हम एक नया। ठीक है, प्रयास सब करेंगे अपने। देखो, जी जी। यहाँ तो वो पाड़ा खुला है, सबके लिए खुला मैदान है। अब कबड्डी में जो आना चाहे कबड्डी में आएगी। कोई काको को है हाँ, नहीं। कबड्डी में, हाँ, कबड्डी में कोई काको को है, नवा बात है। तो सबके लिए। राजस्थानी भाषा के लिए आपने बताया, तो क्या लगता है राजस्थानी भाषा को लेके? राजस्थानी भाषा को बिल्कुल मान्यता मिलनी चाहिए। मैं तो नहीं, वो तो अब तो स्टेट के हाथ में ही है, स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयास करे। इवन हम लोग जब परसों जब मिले हाँ, आपकी सीएम से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे, तो उसमें बजट की परिचर्चा को लेकर सुझाव दिए थे, हमने भी दिए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो डेलीगेशन मिला था उसका एज ए मेंबर मैं भी मिला था। तो मेरे भी जो सहज सुझाव थे वो रखे, और राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर प्रयास कर रहे हैं।
अब सरकार ने भी आश्वस्त किया है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इसको किसी भी प्रकार नहीं, से विधानसभा में एक वही तो पास कर रहे हैं सर, बड़ा हर बार आश्वस्त सारे कर रहे हैं। 2003 में ऑर्डिनेंस लाई अशोक। सरकार के विषय हैं, सरकार करें। खैर आप तो कहते हो सरकार ना एबीवीपी सरकार के खिलाफ भी बछेड़ उपाड़ देती है, तो समय सीमा तय होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो हमेशा क्षेत्रीय भाषाओं के पक्ष में रहा है। उसने कहा कि अगर किसी क्षेत्र की, किसी रीजन की कोई लैंग्वेज है, उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, उसको और मानचित्र पर उभार कर दिखाया जाना चाहिए। तो धन्यवाद अरविंद जी, विचार बड़े क्लियर हैं और भाषा को लेकर जो बात आप कह रहे हैं वो निश्चित तौर पे होनी चाहिए। और हमें आज आपने बहुत अपना अनमोल समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अरविंद सिंह भाटी जो है वो अब तक जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं। दुआ करते हैं कि राजनीति में आगे जाए और जिस तरह से मांगे आप डेमोक्रेटिक तरीके से मनवा लेते हैं, वैसे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करें। आपको कैसी लगी हमारी बातचीत, और अरविंद सिंह का कौन सा बिंदु आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सा ठीक नहीं लगा, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।